दो कोई रफ सा कागज प्राइम मिनिस्टर के बारे में हमने पढ़ लिया था, उसकी क्या क्या पावर हैं, क्या क्या शक्तियां हैं। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम में, संसदीय शासन प्रणाली में हमने देख लिया कि प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। वही सरकार का मुखिया होता है। सारे डिसीजन प्रधानमंत्री की सहमति से लिए जाते हैं। कैबिनेट की अध्यक्षता करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में किसी भी मंत्री को उठा सकता है, गिरा सकता है। और यदि उसकी फुल मेजॉरिटी है लोकसभा में और राज्यसभा में भी उसकी पार्टी की, और पार्टी के अंदर भी उसको चैलेंज करने वाला कोई नहीं है, सारी फेवरेबल कंडीशन है, तो ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री बहुत ताकतवर बन जाता है। तो एक सवाल कई बार ये उठता है, क्या प्रधानमंत्री कभी तानाशाह बन सकता है? यानी कि इतनी शक्तियों का प्रयोग करके क्या कभी वो डिक्टेटर बन सकता है? सब इंस्टीट्यूशन को साइडलाइन कर दे और बिल्कुल अपनी तानाशाही चलाने लग जाए। देखो, तानाशाही रवैया प्रधानमंत्री का हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी देखने को मिलता है। जिस प्रधानमंत्री की कंडीशन फेवरेबल होती हैं बहुत ज़्यादा, जैसे आज के समय में नरेंद्र मोदी की कंडीशन बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। अब कम है, बल्कि इससे पहले टर्म में और ज़्यादा फेवरेबल थी, जब फुल मेजॉरिटी बीजेपी की थी, एक पार्टी की थी, और पार्टी के अंदर उसको चैलेंज करने वाला कोई नेता नहीं था। जनता के अंदर बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नेता, यानी कि जनता उसको पूरा समर्थन करती है। और इसके साथ साथ विपक्ष भी कमज़ोर, यानी कि विपक्ष अपने आप में बटा हुआ और बिखरा हुआ। तो सारी कंडीशन फेवरेबल है, जिससे एक रवैया तानाशाही कहा जाता है। और ये ह्यूमन नेचर है। यदि उसकी शक्तियों पर कोई अंकुश नहीं होता तो मनुष्य में तानाशाही, घमंड की प्रवृत्ति आना एक स्वाभाविक सी बात है। अगर दूसरी संस्था उसको लगता है उसको रोकने वाला कोई नहीं है, उसको चैलेंज करने वाला कोई नहीं है, तो मनुष्य तानाशाह की तरफ बढ़ सकता है। और एक टर्म आती है पॉलिटिकल साइंस में, पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा लोकप्रियता। तो यदि कोई नेता डेमोक्रेटिक सिस्टम में लोकप्रियता ज़्यादा हासिल कर लेता है, तो वो भी कभी कभी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के लिए नुकसानदायक हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा लोकप्रिय नेता अपने आप को इंस्टीट्यूशन से ऊपर मानना शुरू कर देता है। जो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, क्योंकि उसको ये लगता है कि जो तू कर रहा हो सही कर रहा है, क्योंकि जनता तेरे साथ है या जनता का समर्थन है। तो ज़्यादा लोकप्रियता को भी अच्छा नहीं माना जाता एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए। और जो भी ज़्यादा लोकप्रिय नेता रहे हैं, उनमें हमें तानाशाही प्रवृत्ति देखने को कभी कभी मिली है। इंदिरा गांधी का भी स्वभाव कह सकते हैं, या नरेंद्र मोदी पर भी ऐसी आभास लगता है कि उसमें तानाशाही प्रवृत्ति है। सभी इंस्टीट्यूशंस को वो साइडलाइन करना शुरू कर देते हैं। और एक और होता है, प्रधानमंत्री को या सरकार को अंकुश करने के लिए दो संस्थाएं, एक तो विपक्ष है जो उसको रोकने का काम करता है, कई है एक तो पार्टी के अंदर यदि कोई उसको रोकने वाला नहीं है तो फिर विपक्ष ये काम करता है। और यदि विपक्ष भी कमजोर हो गया तो फिर दो संस्थाएं और हैं, एक तो है मीडिया और एक है जुडिशरी। जुडिशरी एक संवैधानिक संस्था है, मीडिया एक अनौपचारिक संस्था है जो काम करती हैं।
जो सरकार के खिलाफ काम करती है। अब आज की मीडिया ने तो अपना ये काम छोड़ दिया। आप मीडिया देखते होंगे तो पहले मीडिया का काम ही होता था सरकार की आलोचना करना, चाहे सरकार कितनी भी अच्छी हो, कैसी भी हो, क्योंकि कोई सर्वगुण संपन्न तो नहीं हो सकती, कोई दोस्त ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मीडिया का ये ड्यूटी थी, फर्ज था और निभाता था मीडिया। वो क्या था कि सरकार के कामों की निगरानी रखना और सरकार की आलोचना करना। सरकार की आलोचना करना ही, क्योंकि सरकार ही काम कर रही है, डिसीजन वही ले रही है, तो उसकी आलोचना होती थी। लेकिन अब मीडिया ऐसा नहीं है, मीडिया पूरी तरह से स्वतंत्र हमेशा रहा है। उसके स्वतंत्र ना रहने के पीछे एक वजह ये भी है कि जितने भी मीडिया ग्रुप हैं वो सभी बिजनेसमैन के हैं, यानी कि बड़े बड़े व्यापारी उनके मालिक हैं। चाहे कोई अखबार है, चाहे कोई न्यूज़ चैनल है, कोई ऐसा नहीं है कोई आम आदमी उनको चला रहा है, कोई देशभक्त उसको चला रहा है, ऐसा नहीं है। और बिजनेसमैन कभी भी सरकार से टकराने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि सरकार के पास बहुत ताकत होती है, उनको नुकसान कर देती है। तो कुछ न कुछ तो दबाव सरकार हमेशा रखती थी मीडिया पर, हमेशा से ही, नेहरू के समय से ही आज तक रही है। भाई कई बड़े नेता पर कभी कोई आँच आती तो उसको रुकवा देते थे, ऐसी खबर को रुकवा दी जाती थी। तो लेकिन अब कुछ ज़्यादा हो गया है। अब सरकार का दबाव मीडिया पर इतने ज़्यादा देखने को मिलता है कि मीडिया सरकार की आलोचना तो दूर, सरकार का गुणगान करती है हर एक बात पर, यानी कि और किसी को सरकार को खुद गुणगान करने की भी आवश्यकता नहीं, मीडिया खुद करने लगी। एक कोई थोड़ी सी बात हो गई कि प्रधानमंत्री का प्रचार इतना ज़्यादा कर दिया कि उसको लोगों के मन में बार बार वही बात सुनने को मिलती है। अब आप देखते हो कि पहले मीडिया में न्यूज़ आती थी, मीडिया मतलब तो है न्यूज़ देना, लेकिन आजकल न्यूज़ कम आती हैं और व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। तो आजकल व्यूज़ ज़्यादा देने लगे, आप जैसे कि डिबेट ज़्यादा करवाने लगे, और उससे कई बार लगता है कि मीडिया का एक एजेंडा सेट है, हमने ये बात लोगों के मन में बिठानी है, बार बार उनको वही बात कह के उनका माइंड वॉश करना है। तो एक तो मीडिया ने अपनी भूमिका आज तो बिल्कुल बहुत छोड़ दी है, सरकार की आलोचना करने की बजाय सरकार का गुणगान करने पर उतरे, और ये सब अपनी मर्जी से नहीं करी मीडिया, निश्चित रूप से सरकार का दबाव है, सरकार का बहुत ज़्यादा दबाव मीडिया पर। उस दबाव को मीडिया नहीं झेल पाई, उसका सामना नहीं कर पाई और उस सरकार के सामने उसने सरेंडर कर दिया है। जिसने सरेंडर नहीं किया उन्होंने मीडिया छोड़ दिया है। एक चैनल एनडीटीवी कुछ दिन तक चला सरकार की आलोचना करने के लिए, लेकिन अंत में पहले तो उनके मालिकों को जेल में रखा, जेल में छूटने के बाद भी जब वो नहीं बदले, कोई बंगाल के थे, कोई रॉय दंपति थे शायद, फिर बाद में उस चैनल को ही खरीद लिया, यानी कि अडानी ने उस चैनल को ही खरीद लिया, और अब कोई भी मेन मीडिया में चैनल नहीं रहा जो कि सरकार की आलोचना खुले रूप से करता हो या सरकार से सवाल पूछता हो। इंटरनेशनल मीडिया में कुछ हो सकता है, अब एक सोशल मीडिया, एक नया मीडिया चला है। सोशल मीडिया पे जरूर लोग अब अपने चैनल बना के सरकार से सवाल पूछते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का प्रभाव इतना नहीं है जितना मेन स्ट्रीम मीडिया का प्रभाव है। वो बात लोग फिर भी वही, आज भी वही टीवी चैनल खोल के देखते हैं, और उसमें जब एक ही बात देखने को मिलती है तो धीरे धीरे उसी को स्वीकार कर लेते, मान लेते। तो एक तो मीडिया का प्रभाव कम हो गया है, और एक जुडिशरी का भी प्रभाव कई बार देखने को नहीं मिलता। जो जुडिशरी जो जिस ढंग से काम करती थी, अब जुडिशरी पर आरोप भी नहीं लगाए जा सकते इतनी आसानी से, क्योंकि वो एक संवैधानिक संस्था है, इंडिपेंडेंट संस्था है, और उसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति है कार्रवाई करने की। कभी कभी सरकार के खिलाफ फैसले आते भी हैं जजों के, लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जज जो है वो बाइस्ड होकर फैसला करते हैं। उसमें भी थोड़ा सा हमें गिरावट देखने को मिल रही है पहले से, जो उम्मीद जुडिशरी से होती थी सरकार पर अंकुश रखने, वो नहीं है। तो अब सवाल हमारा ये है, क्या ऐसी परिस्थितियों में कोई प्रधानमंत्री तानाशाह बन सकता है? कौन सी ऐसे प्रावधान हैं या कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो प्रधानमंत्री को तानाशाह बनने से रोक सकते हैं? एक बार एक आरोप इंदिरा गांधी पर लगता है। भाई इंदिरा गांधी के फेवर में भी यही कंडीशन थी जो आज
नरेंद्र मोदी के फेवर में। बड़ी ही लोकप्रिय नेता थी, बहुत ज़्यादा लोकप्रियता थी, और पार्टी के अंदर भी सबसे बड़ा कद था, कोई चैलेंज करने वाला नहीं था। विपक्ष भी उस टाइम पर ज़्यादा मजबूत नहीं था, तो सारी कंडीशन फेवरेबल थी। तो इसी घमंड में आकर, इसी रवैया, इसी वजह से शायद उसने भी इमरजेंसी लगाने की घोषणा कर दी। जब लगा उसकी सत्ता को चैलेंज मिल रहा है तो आपातकाल की घोषणा कर दी। हालांकि विवाद का विषय है, उसने क्यों लगाया, कैसे लगाया, किसने सलाह दी, या अपनी तरफ से ही उसका ये विचार था, या किसी और लोगों ने फोर्स किया, लेकिन है उसने इमरजेंसी लगाई। तो एक किस्म से उसने तानाशाह बनने की कोशिश की, लेकिन कितने दिन तक टिक पाई? इमरजेंसी 2 साल से ज़्यादा नहीं टिक पाई, और फिर उसको चुनाव करवाने पड़े, और चुनाव में उसकी बहुत बुरी हार हुई, बहुत बुरी तरह उसकी पार्टी हारी। जो कांग्रेस कभी नहीं हारती थी चुनाव में, हमेशा से ही आज़ादी के बाद जो हमेशा सत्ता में रही थी, वो चुनाव में हार गई थी। तो ऐसा लगा था कि प्रधानमंत्री यदि तानाशाह बनने की कोशिश करता है तो अभी जनता उसके लिए तैयार नहीं है। मतलब जनता आज भी, एक जो कहते हैं ना डेमोक्रेटिक के रूट्स, जो जड़ें हमारे समाज में गहरे से समाई हुई है, वो तानाशाही को स्वीकार नहीं करती। एक जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब उस वक्त दुनिया के सैकड़ों देश आज़ाद हुए थे, उस दौर में 15-20 साल के दौर में 1945 से लेकर 1965 तक का जो दौर था, लगभग 20 साल का दौर था, उसमें बहुत सारे दुनिया के देश आज़ाद हुए थे। एक किस्म से डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस चला था। जो देश दूसरों को गुलाम बनाने थे, वो सिस्टम ख़त्म हो रहा था दुनिया से, तो ज़्यादातर देश गुलाम थे। और जो देश आज़ाद हुए, आज़ाद होने के बाद ज़्यादातर देशों ने डेमोक्रेसी को अपनाया था, लेकिन बहुत कम देश ऐसे बचे थे जहाँ डेमोक्रेसी बची रही थी। बहुत थोड़े समय में हर जगह डिक्टेटरशिप आ गई थी, कहीं कम्युनिज्म के नाम पर, कहीं डिक्टेटरशिप, कहीं मिलिट्री रूल आ गया था, और बहुत कम देश थे जहाँ पर डेमोक्रेसी बची रही थी। तो उनमें एक देश हमारा आता है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान भी हमारे साथ ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज के रूप में डेवलप हुआ था, लेकिन बहुत जल्दी मिलिट्री रूल आ गया, तानाशाही चली यहाँ पे। नेपाल में तानाशाही आई, फिर भाई जो बांग्लादेश में तानाशाही आ गई थोड़े दिनों के बाद, आज़ादी के बाद, 75-71 के बाद। तो कई देशों में, और भी कई देशों में दुनिया में। तो उसका एक मतलब ये है कि हमारा देश में, हमारा जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो लोकतंत्र को स्वीकार कर चुका है, मन से स्वीकार कर चुका है। और यदि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी ज़्यादा लोकप्रिय हो, यदि वो तानाशाह बनने की कोशिश करता है तो उसको जनता स्वीकार नहीं करती। तो एक तो जो हमारी डेमोक्रेटिक है, क्योंकि जो जनता का विद्रोह होने की संभावना है, जनता विरोध करने या जनता उसका साथ नहीं देती, एक तो ये सबसे बड़ा अंकुश प्रधानमंत्री पर आज भी काम करता है, उसको जो तानाशाही बनने से रोकता है। लेकिन और एक संवैधानिक ढांचे में भी हमारे, हालांकि ये बनाया गया है, विपक्ष कमज़ोर हो सकता है, लेकिन जुडिशरी में इस बात पर आज भी बात उठती है। एक प्रधानमंत्री तानाशाह बनने की कोशिश करता है तो उसकी ही पार्टी में विरोध हो सकता है, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जा सकता है, और उसको पद से हटाया जा सकता है। ये सब बातें तो जब सिस्टम काम करता है, एक किस्म से जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी यदि काम कर रही है अपना, तो उसमें कई प्रतिबंध हैं। एक प्रतिबंध तो सबसे पहले तो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने का है, नो कॉन्फिडेंस मोशन ला के उसको पद से हटाया जा सकता है। दूसरा जो है, उसके डिसीजंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है जुडिशरी। तो एक न्यायपालिका उस पर काम करती है, जुडिशरी उस पर काम करती है, और जुडिशरी उसके उन फैसलों को रद्द कर सकती है जो डेमोक्रेटिक नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो ये तो बात उसमें है। लेकिन यदि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए, एक किस्म से प्रधानमंत्री इन शक्तियों का प्रयोग करके कह दे कि संविधान ही खत्म, आज से हम ये संविधान खत्म, और आज से जो हम करेंगे वो करेंगे, तो उसके पीछे फिर 2-3 फैक्टर काम करते हैं। एक तो उसको रोकने का, एक तो काम कर सकती है सेना,
और आर्मी में, क्योंकि अंतिम फोर्स जब लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाता है, फिर तो एक ही चीज बच जाती है, ताकत। जिसके पास ताकत होगी वो शासन करेगा, पावर जिसके पास होगी। और फिर असली पावर आ जाती है, फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर खत्म हो जाती है, फिर रियल पावर आती है, मसल पावर, हथियारों की शक्ति, मेन पावर। वो किसके पास होती है? वो सेना के पास होती है। तो आखिर में टिकेगा कौन? सेना जिसका साथ देगी। भाई दूसरे देशों में तो यही है, तानाशाह कौन बनता है? या तो तानाशाह बनता ही मिलिट्री का अधिकारी है, भाई मिलिट्री का जो अध्यक्ष हो वही तो तानाशाह बनता है, सत्ता पर कब्जा वही करता है, क्योंकि उसके पास पावर होती है, उसके पास सेना होती है, सेना कब्जा। जैसे पुराने टाइम पर होता था, मुगलों के टाइम पर, या जिसकी सेना मजबूत होती थी, जो सेना का और कंट्रोल जिसका होता था वही तो शासन करता था। तो एक तो यह है भी सेना, लेकिन हमारे यहाँ पर हालांकि कोशिश की गई है भी सेना की इन्वॉल्वमेंट राजनीति में ना हो। हमारी सेना हमेशा राजनीति से दूर रखी गई है, क्योंकि सेना की इन्वॉल्वमेंट जब राजनीति में होना शुरू हो जाता है तो सेना का फिर दखल बढ़ जाता है, और काफ़ी संभावना होती है, महत्वाकांक्षा सभी में होती है। तो निश्चित रूप से सेना का कोई बड़ा अधिकारी ये महत्वाकांक्षा पाल सकता है कि तू खुद ही राष्ट्रपति बन जाए, खुद ही प्रधानमंत्री बन जाए। पाकिस्तान में इसी वजह से बार बार मिलिट्री रूल आया है, क्योंकि वहाँ सेना का दखल राजनीति में बहुत ज़्यादा रहा है, और उस दखल की वजह से वो खुद कब्जा कर लेते हैं। फिर हमारे यहाँ पर दखल नहीं रहा, राजनीतिक मामलों में सेना नहीं बोलती। अब थोड़ा थोड़ा महसूस करता हूँ मैं कई बार कि अब थोड़ा बहुत सेना राजनीतिक हो गई है, थोड़ी थोड़ी, और वो भी प्रधानमंत्री के गुणगान करने की वजह से। जैसे आप देखते होंगे अब एक ऑपरेशन सिंदूर के नाम से सैनिक कार्रवाई की गई थी, और अब उसको कई बार सेना के बड़े बड़े अधिकारी आकर रेडियो पर या टीवी पर या और तरीके से खुद आकर प्रधानमंत्री को सराहना करते हैं इस बात की, यानी कि प्रधानमंत्री का गुणगान करते हैं, जबकि सेना को प्रधानमंत्री का गुणगान करने की कभी आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन आज वो भी जस्टिफाई करती है, वो भी प्रेज करती है, यानी कि एक किस्म से जैसे मीडिया को और सभी को भी प्रधानमंत्री ने लगा दिया खुद की प्रशंसा करने के लिए, तो ऐसा लगता है कि सेना को भी कुछ पुश किया है कि आप भी कुछ गुणगान करो, आप भी कुछ सराहना करो बार बार इस बात में। तो जब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जब गुणगान किया जाता है, तो गुणगान भले ही हमें शब्द यूज करते हैं हमारी सेना का, लेकिन एक्चुअल में गुणगान किसका करें हम? प्रधानमंत्री का। एक्चुअल में गुणगान किसका हो रहा है? प्रधानमंत्री का। सभी ये इनडायरेक्टली यही बात सामने आती है, लेकिन नाम नहीं लिया जा सकता प्रधानमंत्री का खुलकर, क्योंकि सेना की कार्रवाई है। लेकिन ये बात जरूर कह दी जाती है, सेना के अधिकारी खुद इस बात को परहेज करते हैं कि प्रधानमंत्री ने खुली छूट दी थी, तो इस एक किस्म से उसका ही गुणगान किया जाता है। तो अगर इस तरह से इंटरफेयर बढ़ता है तो फिर प्रधानमंत्री एक दिन से सेना खुद महत्वाकांक्षी हो जाएगी। सेना का कोई न कोई चीफ कमांडर ऐसा आएगा जो महत्वाकांक्षा पाल लेगा। तो एक तो सेना का यदि साथ मिलता है नहीं मिलता, और हमारे यहाँ पर वो नहीं मिलने की संभावना, क्योंकि उसका राजनीति से भी दूर रखा गया है, तीनों सेनाओं को अलग रखा गया है। पहले तीनों सेनाओं अलग अलग थी, अब तीनों सेनाओं का एक चीफ कमांडर भी बनाया गया है, CDS करके नाम दिया गया है, चीफ डिफेंस फोर्सेस करके, क्या नाम, डिफेंस सर्विसेज का जो चीफ बनाया गया। और किसको बनाया गया था? अभी विपिन रावत था पहले, अब कोई और हो गया, शायद विपिन रावत बनाया गया था। तो अरे 2-3 दिन पहले एक इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज़ थी कि अब एक और भी प्रयोग कर रहे हैं सेना में, कि सेना अभी तक तीनों अपनी अलग अलग रह के काम कर रही है और एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट सी हैं। अब कुछ ऐसा करें कि आपस में उनको जोड़ने का काम करें, आपस में उनमें लिंक बढ़ाया जाए, आपस में उनका इंटरडिपेंडेंस या इंटरफेरेंस बढ़ाई जाए। तो कुछ ऐसा करें कि अफसरों की अदला बदली भी हो, भाई वो नेवी में है तो कुछ दिन वो आर्मी में भी सर्विस करे या फिर एयरफोर्स में भी करे, तो अलग अलग, ताकि उनके अधिकारी आपस में मिल के कोई
ज्वाइंट एक्सरसाइज तो करते ही हैं कई बार, कुछ ज्वाइंट इंस्टीट्यूशन भी डेवलप किए जाए। क्योंकि कई बार ये देखने को आता है कि जब भी कोई संकट आता है, कोई लड़ाई होती है, कोई हमला करना होता है, तो कई बार आपस में कोलैबोरेशन नहीं हो पाता, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती। तो उस अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, कोलैबोरेशन बढ़ाने के लिए तीनों सेनाओं को थोड़ा सा मिक्स करने का भी प्रयास किया गया। एक प्लान है, ड्राफ्ट है, अभी पहली स्टेज में होगा, अभी अखबार में आया, तो अभी उस पर काम चल रहा है, उस पर विचार चल रहा है। तो चलो उस अपने पॉइंट पर आते हैं। उस पॉइंट का ये है कि तो सेना का साथ मिलना जरूरी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम चलता है तो फिर तो कई मैकेनिज्म है हमारे संविधान में, और नहीं तो समय पर चुनाव तो होंगे ही भाई। 5 साल खत्म होने के बाद चुनाव तो होने ही होने हैं, और चुनाव में वो हार जाएगा जो तानाशाह बनने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये चुनाव मशीनरी फेल कर दिया, संविधान हटा दिया, इलेक्शन खत्म कर दिए, तो उस टाइम पर एक तो सेना का साथ होगा तो बन सकता है, जिसकी संभावना हमारे देश में बहुत कम है। दूसरी बात फिर जनता का विद्रोह भाई, क्योंकि हमारे, जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ पर एक समाज में जड़ें गहरी हैं लोकतंत्र की। आम आदमी लोकतंत्र को पसंद करता है। इसका उदाहरण हम इंदिरा गांधी के टाइम पर देख चुके हैं। जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, तानाशाह बनने की कोशिश की, तो इंदिरा गांधी की एक बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा था। एक बहुत बड़ा आंदोलन इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गया था, बहुत ज़्यादा नाराजगी उसके खिलाफ हो गई थी। तो एक वो फैक्टर है, जनता का दबाव सबसे ज़्यादा है। तो जनता जब स्वीकार नहीं करेगी, यदि जनता स्वीकार नहीं करती किसी शासक को, तो शासक ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता, लंबे समय तक टिक नहीं सकता। सिर्फ फोर्स के बल पर आप शासन नहीं कर सकते जब तक आप लेजिटिमेसी नहीं जोड़ोगे, जब तक वैधता हासिल नहीं करोगे। एक दो शब्द आते हैं पॉलिटिकल साइंस में, एक होता है पावर और एक होता है अथॉरिटी। क्या फर्क है इनमें? एक होता है पावर, एक अथॉरिटी। इसको बोलते हैं शक्ति और इसको बोलते हैं सत्ता। कई बार हम कहते हैं ना कि बीजेपी की सत्ता है या ये सरकार की सत्ता है, तो हम शक्ति का यूज नहीं करते। कौन से शब्द का यूज करते हैं? सत्ता। एक शब्द यूज करते हैं, सत्ता में कौन सी पार्टी आई, तो हम वहाँ शक्ति शब्द यूज नहीं करते। तो ये सत्ता और शक्ति में एक फर्क ये है कि शक्ति का लेजिटिमेट फॉर्म जो होती है वो अथॉरिटी होती है। यदि हम पावर के साथ लेजिटिमेसी जोड़ दें, लेजिटिमेसी होती है वैधता, यानी कि एक तो पावर होती है, जैसे कि यहाँ कोई आके तुम्हें कह दे भाई खड़े हो जाओ, कोई बाहर का कोई लड़का आके कह दे, कोई गुंडा आके कहने लग जाए, अगर तुम उसके कहने से खड़े होते हो तो तुम डर के खड़े होते हो, या तुम ऑब्जेक्शन उठाओगे भाई तू कौन है कहने वाला है मेरे को, ये सवाल करोगे उससे भाई आप कौन होते हैं या तू कौन होता है मुझे ये कहने वाला कि मैं खड़ा हो जाऊं। तो एक किस्म से वो किसका प्रयोग कर रहा है? शक्ति का। लेकिन यदि मैं किसी बच्चे को, स्टूडेंट को खड़ा होने के लिए कहता हूं तो स्टूडेंट खड़ा हो जाता है बिना कोई सवाल किए। तो ये क्या हुई? सत्ता। रास्ते में आप चल रहे हो, आपके व्हीकल को कोई आदमी रुकवाने की कोशिश करता है, आप कहते हो भाई क्यों रुकवाया, मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन यदि कोई पुलिस वाला रुकवाता है तो आप रोक लेते हो, क्योंकि पुलिस वाले के पास सत्ता है, यानी कि उसकी जो शक्ति है उसको हमने वैध मान लिया है, उसको हमने उचित मान लिया, भाई ये सही है, हमारे हित में है, ये आदमी जो काम कर रहा है ये हमारे हित में, या इसको कानूनी अधिकार मिला हुआ, तो सत्ता मिली हुई। तो जहाँ बहता है कानूनी सत्ता, सत्ता के भी 3 रूप होते हैं, कानूनी भी होती है, क्रेस्मेटिक भी होती है और ट्रेडिशनल भी होती है। ट्रेडिशनल जैसे यदि मान लो हम बड़े बूढ़ों की बात मानते हैं, हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, वो कौन सी सत्ता होगी? ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में हम ये मानते हैं। और यदि हम किसी पुलिस वाले की बात मानते हैं,
वो लीगल अथॉरिटी होगी, लीगल नरेशनल अथॉरिटी उसको बोलते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब तक पावर अथॉरिटी में कन्वर्ट नहीं होगी, जब तक राज करना मुश्किल होता है, जब तक शासन चलाना मुश्किल होता है। और सरकार के पास सत्ता है, सरकार मैन पावर के आधार पर इतना कंट्रोल नहीं करती। सरकार की सारी पुलिस फोर्स लग जाए तो जबरदस्ती हमारे से काम नहीं करवा सकते, क्योंकि कितने वाले हैं, यानी कि मान लो कि 10,000 लोगों पर 2 पुलिस वाले होंगे मुश्किल से, वो 2 कैसे कंट्रोल कर रहे हैं 10,000 की आबादी को? क्यों? क्योंकि उनके पास सत्ता है। हम खुद मान रहे हैं कि वो जो करे वो ठीक करे, जब हमें ये लगने लग जाएगा वो जो करे है अनुचित है, हम उसकी बात नहीं मानेंगे, तो हमें जबरदस्ती अपनी बात नहीं मनवा सकते। सरकार की मान रहे हैं तो सिर्फ सत्ता की वजह से, है बात समझ? तो ये प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पर उसकी तानाशाही पावर जो होती है, तानाशाही शक्ति जो होती है, उस सत्ता में कन्वर्ट नहीं हो पाती, तो भी वो तानाशाह नहीं रह सकता। तो कई परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से लगता है कि प्रधानमंत्री तानाशाह बन सकता है, लेकिन हो सकता है टिक ना पाए, परिस्थिति ऐसी ना हो। तो ये प्रधानमंत्री अगर संवैधानिक मशीन फेल हो जाए, तो ये एक सवाल कई बार पूछा जाता है कि क्या प्रधानमंत्री तानाशाह बन सकता है या नहीं बन सकता। अब अगला जो बातें नहीं भाई, बिल्कुल भी आवाज नहीं। एक सवाल ये होता है कि अब हम जो पढ़ रहे हो कार्यपालिका के बारे में पढ़ रहे हैं, और कार्यपालिका में सबसे पहले हम केंद्रीय कार्यपालिका पढ़ रहे हैं। केंद्रीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति हमने पढ़ा, उपराष्ट्रपति पढ़ा, प्रधानमंत्री। अब एक आती है इससे मिलती जुलती चीज, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि मंत्री परिषद, जो भी कार्यपालिका का महत्वपूर्ण हिस्सा है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, संविधान में आर्टिकल 74 में जब ये बात लिखी गई है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। अब संविधान में 2 तरह के, हालांकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा गया था, लेकिन व्यवहार में 2 तरह के मंत्री होते हैं। पहले 3 तरह के भी थे, तीसरी कैटेगरी यूज नहीं होती। एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, और एक होते हैं स्टेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर। एक उप मंत्री भी होते थे पहले, सब मिनिस्टर, वो अब कैटेगरी लगभग खत्म कर दी है। कैबिनेट मिनिस्टर का संविधान में एक जगह जिक्र है, वो भी बाद में जब 44वां संशोधन हुआ, 44th अमेंडमेंट हुआ, तो उसमें एक बात लिखी गई थी कि जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी तो अकेले ही उसने सिफारिश कर दी थी और राष्ट्रपति ने लगा दी थी। तो उसमें एक शब्द जोड़ा गया कि जब इमरजेंसी घोषणा हो इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर खासकर, तो कैबिनेट की सिफारिश होगी, अकेले प्रधानमंत्री की सिफारिश नहीं चले। तो वहाँ कैबिनेट शब्द वहाँ पर जोड़ा गया एक बार, और नहीं है। लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर वो मिनिस्टर होते हैं जो महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री होते हैं, जैसे होम मिनिस्टर हो गया, लॉ मिनिस्टर हो गया, या भी डिफेंस मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, ये होते हैं। और ये अपने विभाग के मुखिया होते हैं, अपने विभाग के मुखिया होते हैं। दूसरी जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं वो इस मिनिस्ट्री में भी हो सकते हैं। जैसे होम मिनिस्ट्री में एक होम मिनिस्ट्री है, उसमें एक तो हो जाएगा कैबिनेट मिनिस्टर, और 1, 2, 3 जितने भी सरकार बनाना चाहे स्टेट मिनिस्टर भी बना सकती है। लेकिन ये स्टेट मिनिस्टर किसके अंडर काम करेंगे? कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर काम करेंगे, उसकी गाइडेंस में काम करेंगे, ये उनका बड़ा अधिकारी होगा। और कई बार क्या करती है सरकार, स्टेट मिनिस्टर बना देती है, लेकिन साथ में एक शब्द और लिख देती है, क्या? इंडिपेंडेंट चार्ज। इंडिपेंडेंट चार्ज ये कह देती है कि राज्य मंत्री है लेकिन स्वतंत्र प्रभार है,
जब आप मंत्रियों की लिस्ट देखते हो ना, कभी देखोगे तो ये लिखा पाएगा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार कह दिया तो इसका मतलब ये है कि उस विभाग में, जो विभाग उसको दिया गया है, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर किसी को नहीं बनाया गया। ठीक है। और अगर स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया गया तो उसमें कैबिनेट मिनिस्टर कोई और है जो उससे ऊपर है। फर्क यह है कि ज्यादातर फैसले आजकल क्या होता है, कैबिनेट द्वारा लिए जाते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट की मीटिंग कम होती है, कैबिनेट की मीटिंग ज्यादा होती है, और महत्वपूर्ण सारे फैसले कैबिनेट द्वारा लिए जाते हैं। और जब कैबिनेट की मीटिंग होती है तो उसमें जिनको कैबिनेट का दर्जा मिला हुआ है, इसको हिंदी में बोलेंगे मंत्रिमंडल, इसको बोलेंगे मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट को। तो मंत्रिमंडल की जब बैठकें होती हैं तो उसमें वही मंत्री शामिल होंगे जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। एक इसका सामूहिक उत्तरदायित्व है। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब कहता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका अर्थ यह है यदि मान लो कि एक मंत्री के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया संसद में, लोकसभा में, तो पूरी मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। किसी एक विभाग का कोई फैसला लिया जाता है, मान लो कि एजुकेशन में एजुकेशन पॉलिसी बनानी है, या डिफेंस पॉलिसी बनानी है, या हमें इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी है, तो हमेशा फैसला कैबिनेट में लिया जाता है। तो विभाग अकेला फैसला नहीं लेता, विभाग डेली के काम करता है, बहुत सारे प्रपोजल तैयार करके लाता है, लेकिन अंतिम जो मोहर लगती है वो पूरे विभाग की, पूरे कैबिनेट की लगती है। तो एक सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, यानी कि ये मान के चलना पड़ता है कि सामूहिक उत्तरदायित्व, सारा मंत्रिमंडल जो है या मंत्री परिषद जो है वो मिलकर काम कर रही है, सामूहिक रूप से काम कर रही है। इनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। अनौपचारिक रूप से तो ये है, औपचारिक रूप से तो ये भी फैसला सदन का होता है, नहीं पूरी काउंसिल फैसला करती है, लेकिन व्यवहारिक रूप में ये कि फैसले पहले से हो जाते हैं और उनकी सहमति ले ली जाती है, उनकी हाँ करवा दी जाती है, हाँ भाई ठीक है। फैसले ज़्यादातर प्रधानमंत्री लेता है, प्रधानमंत्री की कैबिनेट लेती है, और कई बार कैबिनेट का भी एक छोटा ग्रुप और बन जाता है। ठीक है। और उसमें भी जिसे उसके कुछ नज़दीकी सहयोगी 4-5 लोग हो जाते हैं, इसको हम कई बार किचन कैबिनेट का नाम दे देते हैं कि किचन कैबिनेट है ये, तो कुछ नज़दीकी लोगों का है। और उस किचन कैबिनेट में कई बार वो लोग भी शामिल होते हैं जो मंत्रिमंडल में नहीं होते, जो वैसे ही प्रधानमंत्री के लॉयल होते हैं, प्रधानमंत्री में भरोसा करता है। पद सरकारी या संवैधानिक पद कोई नहीं है उनके पास, वो भी इसके कैबिनेट के सलाहकार हो सकते हैं। जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पर संजय गांधी होते थे जो कैबिनेट के में तो बड़े बड़े फैसले लेते थे, किसी पद पर भी ना होते हुए। तो ऐसा कई बार होता है किचन कैबिनेट में। तो कार्य तो मंत्रिमंडल के वही हैं जो ज़्यादातर प्रधानमंत्री के हमने डिस्कस कर लिए थे, क्योंकि अलग से काम नहीं है। प्रधान जो भी किसी भी पॉलिसी पर डिस्कस करना है, कोई पॉलिसी पास करनी है, कोई प्रपोजल पास करना है, या कोई बिल तैयार करना है, तो ये सारे काम मंत्री परिषद द्वारा ही किए जाते हैं और इनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। एक पद और होता है, कई बार होता है कई बार नहीं होता, वाइस प्राइम मिनिस्टर का, वाइस नहीं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री का कोई संविधान में कोई जिक्र नहीं है, संविधान में कोई पद नहीं है उप प्रधानमंत्री का, लेकिन वास्तविकता में ये होता है कि कोई ऐसा पार्टी का बड़ा नेता होता है जो प्रधानमंत्री की टक्कर का होता है। अब प्रधानमंत्री तो एक ही व्यक्ति बन पाएगा, लेकिन उसका गुट भी हावी है, तो उसको उसकी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, उसकी महत्वाकांक्षा के लिए कई बार उसको उप प्रधानमंत्री बना देते हैं। ठीक है। तो उप प्रधानमंत्री जो एक तो ये पार्टी के अंदर, और दूसरा कई बार ऐसा होता है कि मान लो गठबंधन की सरकार है और दूसरी बड़ी पार्टी आपका सहयोग कर रही है, तो उसको भी सेटिस्फाई रखने के लिए कई बार वो भी डिमांड कर सकती है हमें उप प्रधानमंत्री बनाओ। और उप प्रधानमंत्री जरूर नहीं एक हो, उप प्रधानमंत्री एक से ज़्यादा भी बनाए जा सकते, तो एक टाइम पर 2-4 उप प्रधानमंत्री भी बनाए जा सकते हैं। मोरारजी देसाई की सरकार थी, जब भी उप प्रधानमंत्री बने, सबसे पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने थे, बता सकता कोई? सबसे पहला उप प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था?
नहीं, पंडित नेहरू के समय पर ही बन गए थे। सरदार पटेल पहले उप प्रधानमंत्री बने थे, बाद में बनाए गए थे। हाँ, पर वो पहले ही बन गए थे उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। सरदार पटेल पहले उप प्रधानमंत्री रहे थे और जगजीवन राम भी उप प्रधानमंत्री रहे हैं। और एक जो लास्ट में जो बने थे वो लाल कृष्ण आडवाणी बने थे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर, क्योंकि वो भी उसको बराबर के नेता थे। उनको भी लगता था प्रधानमंत्री उनको बनना चाहिए था, पार्टी में उनका वजूद ज़्यादा था, तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए तो उप प्रधानमंत्री उनको बाद में बनाया गया। तो उप प्रधानमंत्री वही बनता है जो बराबर का कद रखता है। ठीक है, पावर उसकी अलग से कुछ नहीं है। विभाग कोई होगा, मंत्री कोई बनेगा किसी विभाग का, तो वही पावर अलग से, क्योंकि संविधान में जिक्र ही नहीं है, तो संविधान में कोई पावर भी उसको अलग से नहीं दी गई। अब अगला जो इसमें आता है जो हम करेंगे, दो पद और हैं जो थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बता देते हैं। एक तो है अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, ये भी कार्यपालिका का हिस्सा है, संघीय कार्यपालिका का हिस्सा है अटॉर्नी जनरल। नाम सुना है कभी? महान्यायवादी एक किस्म से ये मान लो कि सरकार का वकील है सबसे बड़ा, यानी कि लीगल मैटर में सरकार को सलाह देने वाला, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सरकार का रिप्रेजेंटेशन करने वाला, लीगल मैटर में हेल्प करने वाला सरकार की सबसे बड़ा पद होता है। लेकिन संवैधानिक पद है, संविधान में इसको दिया गया है, लेकिन इसके कार्यकाल की या नियुक्ति पूरी तरह से सरकार पर निर्भर करती है। यानी कि प्रधानमंत्री से चाहे बना सकता है, इसे चाहे उनको पद से हटा सकता है। तो महान न्यायवादी जो है सरकार को सलाह देता है, अदालत में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, ये संसद की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है। यानी कि संसद के किसी भी हाउस में सरकार का पक्ष रख सकता है। वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन बोलने का अधिकार इसको है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में। जब सरकार को अपना पक्ष रखना होता है तो ये कर सकता है। राष्ट्रपति को भी एक कानूनी सलाह देता है। इसका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है, जब तक प्रधानमंत्री चाहे जब तक ये पद पर बना रहे। ठीक है, ये महान्यायवादी है। और इस पर दो चार प्रतिबंध हैं। पहली बात तो ये कि कैबिनेट का ये मेंबर नहीं हो सकता, दूसरा ये सरकार ये निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता जैसे वकील करते हैं, वो इस पर प्रतिबंध होता है। एक दूसरा पद है वो है कैग का, कंट्रोलर एंड CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हिंदी में बोल लेंगे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। इसका पद ज्यादा सुरक्षित है, इसको सदन के बहुमत से हटाया जा सकता है, इसको प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से नहीं हटा सकता। एक किस्म से इसका काम है सरकार के लेखा जोखा की जांच करना, और ये सिर्फ केंद्र सरकार के नहीं, राज्य सरकारों के भी लेखे जोखे की जांच करता है। लेखा जोखा का मतलब आय और व्यय का। भाई सरकार जो भी पैसा खर्च करते हो संसद की अनुमति से खर्च करते है, संसद देती है उसको, और उसको संसद में उसका जवाब देना पड़ता है। तो पैसा जो दिया गया सरकार को, क्या सरकार ने वो पैसा ठीक तरीके से खर्च किया, मितव्ययता पूर्वक इकोनॉमिकली इसको यूज किया, या फिजूल खर्ची कर दी, या जिस काम के लिए पैसा दिया था उस काम के लिए ना करे किसी दूसरे काम में खर्च कर दिया। तो इस चीज की जांच करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और इसकी रिपोर्ट संसद में पेश की जाती है। लोक लेखा समिति उस पर जांच करती है, उस पर पूरी डिबेट होती है। एक तुमने पहले सुना हुआ एक 2G स्पेक्ट्रम केस हुआ था, सुना कभी? 2G स्पेक्ट्रम एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव, जिसने सरकार हिला दी थी। कई मंत्रियों के इस्तीफे हो गए थे, कई मंत्री जेल में चले गए थे। वो इसकी रिपोर्ट थी, कैग की रिपोर्ट थी।
कैग ने ये कहा था कि इसमें स्पेक्ट्रम होता है, जो ये इंटरनेट वगैरह चलते हैं ना, टीवी वगैरह चलते हैं, जो स्पेक्ट्रम बांटे जाते हैं सैटेलाइट से, जो स्पेक्ट्रम होते हैं उसकी जो नीलामी होती है, जिसके आधार पर हमारे मोबाइल वगैरह चलते हैं सारे, उसकी नीलामी होती है। उसने कहा वो नीलामी जो थी वो इस ढंग से की गई थी जिसमें सरकार को लाखों करोड़ का घोटाला हुआ, लगभग पता नहीं 2 लाख करोड़ का कितने का नुकसान बताया। उसने बताया सरकार की इस पॉलिसी की वजह से सरकार को लगभग 2 लाख करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि तरीका गलत था। तो उसकी वजह से मनमोहन सिंह की सरकार थी, सरकार की भी इमेज बहुत ज़्यादा खराब हुई, कई मंत्रियों को इस्तीफे देने पड़े थे। हालांकि बाद में जांच में कुछ नहीं निकला, आखिर में फैसला ये हुआ कि कोई घोटाला नहीं था। लेकिन कैग की रिपोर्ट कई बार बहुत बड़ी हलचल पैदा कर सकती है, ये दिखाया जाता है। तो ये कैग का एक पद भी इसमें आता है जो कार्यपालिका में कार्य, मैंने बता दी, इसको ऑडिट करना है, जांच करनी है कि खर्च कैसे किया गया, नहीं किया। ठीक है, तो ये बातें थी हमारी संघीय कार्यपालिका। तो इसको ख़त्म करते हैं, कल करते हैं फिर राज्य कार्यपालिका। इसको बंद करो।